नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों से कहा कि वे प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारियों के समय आम जनता के हितों को सर्वोपरि समझते हुए कार्य करें, जनता की समस्याओं का निस्तारण पारदर्शिता से कराएं। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारियों को अपने तैनाती स्थल पर छोटी छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लेकर घटनास्थल पर पहुंचकर वास्तविक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अपर मुख्य सचिव गृह अपने लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में यूपी कैडर के 76वें आरआर के 20 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों से भेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारी अपनी बेहतर कार्यशैली एवं जन संवाद के माध्यम से आम जन नागरिकों में बेहतर छवि बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो वहीं दीपक कुमार ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप सभी जन आकांक्षाओं की कसौटी पर भविष्य में खरा उतरे, तो वही पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए अधिक से अधिक जनता का विश्वास प्राप्त करें। और वहीं महाकुंभ 2025 के दिव्य भव्य आयोजन के लिए प्रयागराज के संगम क्षेत्र में अस्थायी महाकुंभ नगरी बसना शुरू हो गई है। सीएम योगी के निर्देशों का पालन करते हुए मेला प्राधिकरण और प्रदेश के सभी प्रमुख विभाग युद्ध स्तर पर विकास कार्यों में लगे हुए हैं और इस दिशा में महाकुंभ के दौरान पूरे मेला क्षेत्र में निर्बाध पानी सप्लाई की कार्यदायी संस्था यूपी जल निगम नगरीय भी पूरी प्रतिष्ठा से कार्य में जुटी हुई है। वहीं जल निगम नगरीय 1249 किलोमीटर लंबे पाइपों के जाल और 56,000 कनेक्शन की मदद से पूरे मेला क्षेत्र में निर्बाध पानी सप्लाई कर रही है, जिससे कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, सन्यासियों और कल्पवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि उन्होंने ये कहा कि सड़क के किनारे जो कनेक्शंस है, नल लगाने का कार्य 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। तो वही कार्य निरीक्षण के लिए सेक्टर वाइज जल निगम के अभियंता और कर्मचारी मेला क्षेत्र में भी तैनात किए जाएंगे। और वही गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित मोदी सरकार पीएम आवास योजना के माध्यम से करोड़ों गरीबों के अपने घर के सपने को साकार कर रही है। पिछले 8 सालों से इस पहल ने करोड़ों परिवारों को आवास देने के साथ साथ गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का नया जीवन देने का काम किया है और गांव हो या फिर शहर, हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचा है। गरीबों के जीवन में इस बदलाव को संभव बनाने के लिए मोदी जी का आभार। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध पर चर्चा की गई। इस दौरान सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेस वक्तव्य। एंथनी अल्बनीज़ी, मीडिया के मेरे साथी, नमस्कार। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी एनुअल समिट की बहुत ही सार्थक मीटिंग संपन्न हुई है। पिछले 2 वर्षों में मेरे मित्र अल्बनीज़ी के साथ यह 11वीं मुलाकात थी। Your Excellency Anthony Albanese, friends from the media, Namaskar. Today we had a very productive meeting of the second India-Australia Annual Summit. In the last 2 years, this was my 11th meeting with my friend Albanese. ये द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। एक्टा के लागू होने के बाद
पिछले 2 वर्षों में हमारे आपसी व्यापार में 40% वृद्धि हुई है। रक्षा क्षेत्र में ज्वाइंट एक्सरसाइज से यंग ऑफिसर्स के बीच एक्सचेंज और हमारे प्लेटफॉर्म्स के डिप्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला है। This is a symbol of new energy in our bilateral relations. After ECTA came into force, in the last 2 years, our bilateral trade saw a 40% increase. In the area of defense, through joint exercises, exchange between young officers and deployment of our platforms, our relations have seen a new impetus. हमने ब्रिस्बेन में नया कॉन्सुलेट खोला है और ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरु में 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने भारत में अपने कैंपस भी खोले हैं। We have opened a new consulate in Brisbane and Australia has opened one in Bengaluru. 2 Australian universities have also opened campuses in India. आज हमारे संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से व्यापक चर्चा हुई। अगले वर्ष हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 5 वर्ष मनाएंगे। Today, we had detailed discussions on our relations. Next year, our comprehensive strategic partnership will complete its 5 years. डिफेंस इंडस्ट्री, क्रिटिकल मिनरल, रिन्यूएबल एनर्जी, शिप बिल्डिंग, स्पेस, स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर काम करेंगे। Defense industry, critical minerals, new and renewable energy, shipbuilding, space and sports are areas where we will work on exploring new opportunities of cooperation. पारस्परिक लाभदायक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन समझौते के लिए काम किया जाएगा। We will work on a mutually beneficial comprehensive economic cooperation agreement. प्रधानमंत्री एल्बेनीजी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय और विशेषकर भारतीय छात्रों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। PM Albanese has assured me of his commitment to the interests of the Indian community, especially Indian students in Australia. फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का हम मिलकर के समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। Friends, we have been working together to promote peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and we will continue to do so. वैश्विक संघर्षों और तनावों को सुलझाने के लिए हमने डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता पर भी हम एकमत हैं। और वहीं ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज के साथ वार्ता की और समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज से मुलाकात की और ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बानीज के बीच 11वीं बैठक थी। प्रधानमंत्री ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत बहुआयामी संबंधों की मजबूती की पुष्टि की। उन्होंने इस तथ्य पर संतोष व्यक्त किया कि व्यापार पर ECTA यानी कि ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 40% की वृद्धि हुई है। India and Australia, Prime Minister met with Prime Minister Albanese of Australia for the second India-Australia annual summit. This meeting was the 11th meeting between Prime Minister and Prime Minister Albanese, and just shows the intensity of the exchange between the two leaders and the two countries
in just the last few years. The Prime Minister's reaffirmed the strength of the multifaceted ties under the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. They expressed satisfaction at the fact that since the signing of the ECTA agreement on trade, bilateral trade had increased by nearly 40%. They welcomed the opening of an Indian consulate in Brisbane and the opening of an Australian consulate in Bangalore. Prime Minister welcomed the presence of Australian universities in India, and the two leaders agreed to take forward the already existing cooperation in areas related to defense, critical minerals, ports, space and shipbuilding. The highlight of the meeting, however, was the launch of the renewable energy partnership between the two countries. With the launch of the renewable energy partnership, and this was the 11th G20 summit in which the Honorable Prime Minister was participating. This summit in Rio had the overarching theme of building a just world and a sustainable planet. And this year, the G20 has delivered a very strong message on the fight against hunger and poverty. One of the very important outcomes of this summit has been that leaders of G20 were invited, countries and heads of international organizations, they were all invited. Then they have participated and launched the Global Alliance Against Hunger and Poverty. And India has also joined this alliance as one of the 147 founding members. This includes about 81 countries, the African Union and European Union, 24 international organizations, 9 international financial institutions, and 31 philanthropic and non-governmental organizations. So the Rio de Janeiro G20 leaders' declaration was very intense discussion. Prior to the leaders' summit, there was a Sherpa negotiation which went on for about 7 days non-stop. And, after a huge number of virtual sessions, physical sessions, the declaration has been passed. And this declaration really demonstrates the unity of G20 towards a range of issues. And the declaration focuses on hunger and poverty. It focuses on climate and energy. It focuses on developmental issues. It focuses a lot on, accelerating the pace of sustainable development goals. There's been a huge emphasis on climate and energy also, but it also focuses a lot on a major component of this was geopolitics. और भाई भारत और गयाना के बीच एमओयू हुआ है, जहां पर प्रेस वक्तव्यों का आदान प्रदान भी हुआ है. के समय की मांग है. क्लाइमेट जस्टिस हम दोनों के लिए प्राथमिकता का विषय है. सभी विषयों पर हम मिलकर प्रयास करते रहेंगे. फ्रेंड्स, 180 वर्ष पहले भारत से यहां आए लोगों ने हमारे संबंधों की आधारशिला रखी है. आज भारतीय समुदाय के लोगों का गयाना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. राष्ट्रपति इरफान अली स्वयं भारतीय समुदाय के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं. यह मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है. जिस धूमधाम से यहां फगवा का पर्व मनाया जाता है, वह भारत और गयाना की संस्कृतियों के अद्भुत संगम को दर्शाता है. इस तरह के अनेक उदाहरण गयाना में कदम कदम पर दिखाई पड़ते हैं. आज हम दोनों देशों के बीच 2027 तक कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट पर
सहमति बनी है। इससे हमारे पीपल टू पीपल टाइज और मजबूत होंगे। राष्ट्रपति इरफान अली भारतीय समुदाय के लोगों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, हमारे आतिथ्य सत्कार और आपकी मित्रता के लिए एक बार फिर मैं सबका तरफ से आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित ककरैल नाइट सफारी पार्क और जू का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य हर हाल में जून 2026 तक पूरा कर लिया जाए और वहीं नाइट सफारी और जू के लिए वन्य जीवों के लाने की समुचित व्यवस्था प्रदान की जाए। और वहीं रूस के मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फिलोसोफर और राष्ट्रपति पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन इन दिनों भारत में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, भारत और हिंदुत्व से वो काफी प्रभावित है। भारत और पीएम मोदी को लेकर दुगिन के क्या विचार हैं? पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की गहरी दोस्ती के मायने दुनिया के लिए क्या है? ऐसे तमाम मुद्दों पर पुतिन के ब्रेन और गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन से हमारे चैनल के हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए। हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गुरु भी कह सकते हैं, और इस समय रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनके ये गुरु हैं। सर, you have said about Gita today. You spoke many words about Gita. So, and sir, likewise I can say, like in Gita it is written, "Karm kar, phal ki इच्छा मत कर." So President Putin, the way he's treating the country as well as now he wants to unite the big nations, how do you take it as why other countries are not being included? You said as China, Russia and India. So why other countries are not being included in this? No, I think all countries should be included in that concept because multipolar philosophy is inclusive. So we are today we have spoken about complete civilization states who are already united, that already has such political dimension. And there are the other smaller countries, smaller players, or some civilization that are not fully united. For example, Islamic world should play a very important role in that. Islamic world should find its own place, how to participate in the creation of multipolar world. But it is not fully integrated. It is not integrated at all. So it is delayed participation, but we need to accept, to include in this multipolar system all actors, all peoples. We shouldn't forget anybody. So we should promote African unification and Africa independent and integrated Africa as another pole. We need to help to Latin America to unify, to integrate, in spite of all problems. So we need to promote multipolarity as open, inclusive project for everybody. So, but we could not speak about everything in one lecture. So I have preferred to concentrate on the civilization states that are already here. So one last thing, sir. As Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of our country, since from 2014 he's being charged over here as a Prime Minister, and he also sometimes not talks about Hindutva, but he does the work like for Hindutva as well as for the tradition. You said about many good things about tradition also. Sir, in Hindi, if you could say anything about Shri Narendra Modi ji. So
Hindutva is the core identity of Indian civilization. So, but I think it should be so inclusive as Indian identity is inclusive. So, I think that there are different interpretations of Hindutva, some of them nationalistic and some other traditionalist. So I prefer my more traditionalist interpretation of Hindutva, inclusive one, and maybe less egalitarianistic, much more in favor of Vedic and Varnas tradition, in the line of Bhagavata Tilak and this Ananda Kumaraswamy and other figures of Indian Hindutva tradition. Sir, any Hindi words about for Shri Narendra Modi ji? You would like to say anything in Hindi, sir, for Narendra Modi ji? My nephew. And you would like to say anything about Shri Narendra Modi in Hindi, sir? That's all guy. I think he is a great leader. He could now his spiritual dimension and his real transcendental identity is becoming more and more transparent. Thank you, sir. और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा और लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती, अटल जी की जन शताब्दी और आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर विविध आयोजन होंगे। संविधान दिवस को सभी सरकारी संस्थानों, विभागों, कार्यालयों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हुए ली जाएगी। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला परिसर में संविधान गैलरी तैयार करने के निर्देश दिए। तो वहीं आपको बताते चले कि जनजातीय समाज के गौरव प्रदर्शित करने और जनजातीय गैलरी भी खास होगी। तो लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को भी तमाम उचित दिशा निर्देश देते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। खुद इसकी अध्यक्षता सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं जहां संविधान लेकर तैयारियों का जायजा लेते हुए और इसी का तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए और इसी के साथ साथ उच्च अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। संविधान दिवस को लेकर तैयारी क्या कुछ होनी चाहिए और इसी के साथ साथ तमाम उचित दिशा निर्देश देते हुए सूबे के मुखिया अधिकारियों को नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। तमाम जो आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो इस मीटिंग में शिरकत किए हुए हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ संविधान दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारी करनी है इसके लिए उचित निर्देश देते हुए सूबे के मुखिया नजर आ रहे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड पे हैं और संविधान दिवस को भी लेकर तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है और उचित व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम का प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने ध्यान